हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का लॉ पॉइंट चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मुझे पता है भाई, आप सभी बहुत बेसब्री से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि सर कब लीगल स्टडीज़ का एनालिसिस होगा और आप कैसे समझ पाएंगे कि सर क्वेश्चंस कैसे आए थे। और अभी जो बाद में एग्ज़ाम हैं, आज के बाद से जो एग्ज़ाम हैं, उनके लिए हमें क्या और तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं आया जो पढ़ाया नहीं गया था। पढ़ाने का बात तो दूर है भाई, मैंने उस पर बार बार आपसे कहा कि इस पर फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो, और वो टॉपिक 3-3, 4-4, 5-5 बार आपको पढ़ाए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम नहीं है उन्होंने पूरा देख लिया होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। ठीक, बस एक बात जो फेज़ 2 में देखने को मिल रही बच्चों, ये है कि क्वेश्चन आपके थोड़े से लेंदी आ रहे थे। जैसे फेज 1 में बड़े ही सिंपल 1-लाइनर क्वेश्चन आए थे, धड़ाधड़ बच्चों ने बड़े अच्छे से ही कर लिया था। इस बार भी बच्चों ने अच्छे से पेपर्स किए हैं, बस थोड़ा उनको डिफ़िकल्टी इसलिए हुई भाई कि जो क्वेश्चंस थे उनकी फ्रेमिंग लेंदी वाले क्वेश्चन भी साथ में आ गए थे। तो मैंने आपको कराया भी था, मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस भी कराए थे और एक भारी मात्रा में भी कराया था। तो जिन बच्चों ने सही से देखा है तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और बार बार मैंने उन चीज़ों पर फोकस किया था। ठीक, तो पहला जो आपका अभी हम लोग बात करें मेजर टॉपिक से, जहाँ से क्वेश्चंस आए उस पर चर्चा करें। तो सबसे पहले आप देखो भाई, सबसे पहले जो क्वेश्चंस आया आपका एडवोकेट जनरल के विषय में पूछा। किसके विषय में? एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल के विषय में सवाल आया आपसे। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल के विषय में। तो एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल मैंने आपको बार बार आपसे फोकस कहा था कि भाई इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको अच्छे से पढ़ लो, यहाँ से सवाल आने ही आने हैं, वहाँ से सवाल आए। ठीक, दूसरा आपसे एडवर्सियल सिस्टम से सवाल आया है, एडवर्सियल सिस्टम से सवाल आया, इक्विटोरियल सिस्टम से सवाल आया, उसके प्रॉफिट और लॉस पर सवाल पूछा गया। आपसे पूछा गया कि इनके लाभ और हानि क्या थे। बताओ, मैंने आपसे कहा था कि नहीं कि इसको अच्छे से पढ़ो भाई। आ रही बात समझ में? तो क्लास में जितनी बातें होती थी तो आप लोग उस पर केयर करते थे कि नहीं करते थे? जिन बच्चों ने केयर किया है उन्होंने पेपर अच्छा किया है, थोड़ी सी परेशानी के साथ। ठीक, तीसरा पैसेज जो आया था भाई, पैसेज जो आए, एक पैसेज तो आया था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का पूरा पैसेज आया था, जो मैंने आपको 2 बार करवाए हैं, और इस पर क्वेश्चंस मैंने 4 बार करवाए हैं। इसके क्वेश्चंस मैंने 4 बार करवाए हैं, ये पैसेज 2 बार करवाए हैं। भाई इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि जो पैसेज करवाए गए हैं, जिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन करवाए गए हों और जिस पर मैं बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता हूं वो सवाल आ जाए, इससे बड़ी बात क्या होती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, सिर्फ उनके सवाल आ जाते हैं तो वो क्रांतिकारी हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो आप अगर उसको मिलाएंगे तो ये समझो कि फिर आप लोग मोक्ष को ही प्राप्त कर गए, है ना फिलहाल। तो ये पैसेज आया। अब देखो, मैंने आपको जो चैनल पे बताया था भाई, यूनिड्रॉट इंटरनेशनल का एक संगठन है, उसके विषय में क्वेश्चंस आए। मैंने उसको आपको, जब मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशंस करवा रहा था उसमें भी कराया था। तो यूनिड्रॉट के विषय में पूछा गया। आगे जो क्वेश्चंस आए, मतलब कुछ क्वेश्चन जो इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, जिसमें लैम्प भी आया था। ठीक, तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि अगर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सही से, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो चीज़ें कम समझ में आती हैं, ये भी मैं बात मानता हूँ, तो उनको ज़रूर दिक्कत हुई कुछ बच्चों को जिन्होंने पीछे वाले सेक्शंस नहीं पढ़े, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ हुआ, आपका लीगल एड वाले सेक्शन से जिसमें हम लोग लीगल सर्विस बोलते हैं, वो वाली यूनिट, क्योंकि वो सब फैक्चुअल हैं। वहाँ मुझे ये पूरी उम्मीद है कि कुछ बच्चे जो हैं अच्छे से उसको सही से रिवाइज या सही से उसके जो कंटेंट थे उनके दिमाग में नहीं आ पाए। तो उन बच्चों के साथ ज़रूर ही उनका पेपर उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अच्छा हुआ होगा। क्लियर?
तो ये बात आपको समझ में आ रही क्वेश्चंस कैसे आए। क्वेश्चन बच्चा एक भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको कभी डील नहीं। एक क्वेश्चन आया था तारा सिंह का, क्योंकि तारा सिंह आपके सिलेबस में नहीं था, फिर भी उन्होंने छाप दिया। अब छाप दिया भाई, तो अब क्या कर सकते हैं, है ना। आ रही बात समझ में। तो एक क्वेश्चन के, अब आपके पास तो 49 क्वेश्चन हैं, आपको तो 50 ही आपको 40 ही करने हैं ना। तो आप 50 में से अगर एक नहीं आया, ठीक है, उन्होंने क्योंकि सिलेबस से बाहर दे दिया था, तो उसकी बात ही है ना, नहीं है। तो ये तरीका है। आ रही बात समझ में। अच्छा, और सारे सवाल कहाँ से आए। केस पूछा गया था आपका रोम भाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये मैंने आपको जब इम्पोर्टेंट केस लॉन्च कराए थे उसको भी आपने देखा था। जितने बच्चे हैं जो फेज़ 2 वाले में हैं, अभी जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो उन वीडियोज़ को अच्छे से देख लें, ठीक। ज़रूरी नहीं कि इस बार यहाँ से आया वहाँ से आया। मैंने आपसे एक बार बहुत पहले ही कहा था, मतलब कि कई बार कहा इस बात को लेकर कि CUET का जो पेपर करवा रहा है वो ये NTA है, और ये NTA जो करता है वो सिलेबस को अच्छे से पूरा देखता है भाई। कभी यहाँ से पूछता है, कभी वहाँ से पूछता है, कभी यहाँ से पूछता है। वो सारी चीज़ें करवाई दी गई थी ना, ठीक। तो रोम भाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे वाला केस आया आपके सब क्वेश्चंस में, ठीक, जो आपसे पूछा गया। तो ऐसा बस इसमें ये फेज़ 2 में बच्चा बस एक प्रॉब्लम कहें कि मतलब ये आपको देखने को मिला जो हम लोग लेंदी बड़े क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक। वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिले जिसको आप कह रहे थे कि सर थोड़ा हार्ड करवाई, वही क्वेश्चंस आए। मतलब कि मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, हार्ड तो वही बाकी रह गए ना, वो शायद आने वाले फेजेस में देखने को मिले कि ऐसे हार्ड क्वेश्चंस आ जाएँ, ठीक। तो आप बस क्या करें, 1 लाइनर क्वेश्चंस जो हैं, साथ ही साथ जो और क्वेश्चंस कराए गए जो कॉन्सेप्चुअल पे हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लें। मैंने आपसे एक बात कही कि आप अपने सिलेबस को तैयार करो। भाई क्वेश्चन को कौन तैयार करता है, क्वेश्चन को तैयार तो गधे करते हैं। आपको सिलेबस तैयार करना, सिलेबस तैयार करो, उसके बाद क्वेश्चन प्रूव करो, ठीक। सिलेबस जहाँ तैयार हुआ फिर क्वेश्चन की बात ही नहीं है। लेकिन सिलेबस तैयार करने में आपको समय लगते हैं, है ना। तो सिलेबस कैसे तैयार होगा, उसको आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, बुकें पढ़नी पड़ेंगी, है ना। अभी आप ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि सर क्या फिर से सिलेबस तैयार, नहीं। आपने जितना पढ़ा है बहुत सफिशिएंट पढ़ा है, बस उसको रिवाइज करते रहिए। डेली रूटीन जो आपका 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे का जो भी रूटीन हो जिस स्टूडेंट का, तो वो रूटीन सिर्फ फॉलो कर दे रहे हो, उसको तोड़ना नहीं है। उस रूटीन में आप रूटीन वाइज जो भी डिवीज़न है आपको लैंग्वेज को लेकर, GT को लेकर, उस डिवीज़न को अच्छे से फॉलो करते रहिए और पढ़ते रहिए। बाकी आपको ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर ऐसा। हाँ, ये भी आया कि मैगजिम से सवाल कम आए थे, तो मैगजिम हो सकता है इस बार 2 आए, कुछ बच्चों ने कहा 2 आए, कुछ बच्चों ने कहा 4 आए, उनके शिफ्ट अलग अलग थे। तो ये तो क्या है कि कभी हो सकता है मैगजिम आपसे 5 पूछ लिए जाएँ, कभी 2 कभी 3, तो वो, लेकिन मैगजिम आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। बस ये था कि मैगजिम जो पूछने का तरीका था इस बार जो थोड़ा सा उन्होंने सब्जेक्टिव, जैसे मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक, मैंने इसको कराया है, तो आप उसको भी अच्छे से एक बार देख लें। क्लियर है। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कोई घबराने की कोई बात नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, या फिर मतलब हेजिटेशन ये कि मतलब अंदर से फ्रस्ट्रेट होना, ठीक, ऐसा कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं पालना है, या ऐसा नहीं सोचना है कि भाई बहुत सारे हॉट्स होंगे, नहीं। अभी आपको रिवीजन पे रिवीजन करते रहना है, यही क्या है सफलता का मूल मंत्र है। बाकी बहुत ज़्यादा परेशान होकर, परेशानियां तो वैसे बहुत सारी हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, आने वाले दिनों में, मतलब 2-3 दिनों में। जितने भी आपके सवाल, चाहे वो कमेंट के माध्यम से पूछे गए हों, चाहे जो आपका पर्सनली व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा गया हो, उन सब बातों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, है ना। तो आप अभी कोई लोड नहीं लेंगे पेपर को लेकर, बस आप अपना रूटीन फॉलो करते रहिए, यही क्या है आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक। क्लियर है सभी को, ठीक। एनालिसिस तो मैं ऐसे ही एनालिसिस में सोच रहा था कि क्या कराऊँ आप लोगों को, आपको सबको पता है चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हुई हैं और आप अच्छे से चीज़ें पढ़े हुए, फिर भी मुझे लगा कि एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, मुझे ये आपसे कहने की ज़रूरत है भाई कि आप लोग इस चीज़ को लेकर परेशान ना हों, आप अपने आप को बूस्ट रखें, है ना। आपने जितना पढ़ा है बहुत पढ़ा है, बस उसको समेट के रखो, रिवाइज करके रखो, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आपके जो भी इससे पहले बच्चे दिए सब ने फोड़ा है और आप भी फोड़ेंगे। बस रिवीजन करते रहिए, रूटीन फॉलो करते रहिए और इधर उधर की बातों से बचिए। हाँ, अभी तो मुद्दा ये है NTA का एडमिट कार्ड नहीं आता है, कभी एग्ज़ाम के बाद एडमिट कार्ड्स आ रहे हैं, है ना।
तो बहुत सारे बवाल हैं, है ना, उनको भी आपको देखना पड़ेगा भाई, स्टूडेंट हैं। मैंने आपसे एक बार कहा था भाई अभी तो आपकी शुरुआत है और अभी एक्सपीरियंस बहुत सारे बाकी हैं और वो एक्सपीरियंस आपको एनटीए की तरफ से मिल रहे हैं, ठीक। फ़िलहाल उन सबको एक किनारे करके आप अपने रूटीन फॉलो करिए, पढ़ते रहिए और हाँ, हंसते और मुस्कुराते रहिए। मुझे निराश चेहरे नहीं देखने, खासकर अपने स्टूडेंट के, ठीक। तो आप लोग हंसते रहिए हमेशा, स्माइल। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे यस सर, एकदम स्माइल वाली इमोजी भेजेंगे भाई, ताकि मुझे लगे कि आप भाई एकदम खुश हैं, कोई डिप्रेशन वाली बात नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन वाली बात नहीं है और कोई हेजिटेशन वाली बात तो आपको होनी नहीं चाहिए। मैंने आपसे बार बार कहा भाई हेजिटेट नहीं होना है, जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आगे वाली वीडियो में उसको बड़ी ही बखूबी से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ते रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, साथ ही साथ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अगले वाले दोस्त जो आपके 2023 में प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, उनको बता सकते हैं भाई यहाँ से जुड़ें और एक बार फिर से नेक्स्ट सेशन में क्रांतिकारी बनने के लिए तैयार हो जाएं। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।